हेलो गाइस, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। गाइस, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएसआईसी 131 बुक की 7वीं इकाई को। इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है। गाइस, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं इकाई 7 तक, तो आप चैनल पर देख सकते हैं। चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी है 16 दिसंबर को होने वाला इस बुक का एग्जाम। तो चलिए गाइस, एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं थोड़ी सी। शुरुआत कर लेते हैं। हमारे हुए थे उत्तरी काली पोलिश वाले मृद्भांडों की संस्कृति पे जान लेते हैं संस्कृति के बारे में। तो ये संस्कृति सर्वप्रथम 1930 में हमें तक्षशिला में मिली थी। इसमें काली चमक होने के कारण इनकी खोजों ग्रीक काले मृद्भांड समझा गया, लेकिन बाद में हमें इनके बारे में पता चला कि ये उत्तर पश्चिम के तक्षशिला की ही संस्कृति है, इससे अलग है। अमरावती लगभग 1500 उत्तरी काली पोलिश वाले मृद्भांडों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 74 क्षेत्रों की खुदाई हो चुकी है। रोक पंजाब, राजागढ़ का किला हरियाणा, जोधपुर उत्तरी राजस्थान, नोह और हस्तिनापुर अही क्षेत्र हस्तिनापुर, अंतरंजी खेड़ा और कौशाम्बी शाश्वती उत्तर प्रदेश में है। ये क्षेत्र हैं कुछ। वैशाली, पाटलिपुत्र, सोनपुर और चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल, इन सब क्षेत्रों में हमें ये सब खुदाइयों से प्राप्त हुए हैं। काली पोलिश वाले मृद्भांड उदयजित धूसर मृद्भांड स्तर का ही उपरांत हुआ होगा, यानी कि जो धूसर मृद्भांडन के बाद ही ये आए होंगे। इन कई स्थानों पर काली पोलिश वाले मृद्भांड और लाल काले मृद्भांडों के उपरांत भी हमें मिलते हैं। लाल मृद्भांड उत्तरी काली पोलिश के मृद्भांडों के बाद मिलते हैं। तो इनकी किस्में थी जो बर्तनों की अन्य वस्तुओं तथा विभिन्न काले से संबंधित होने के कारण इनके आधार पर इन्हें उत्तरी काली पोलिश बर्तनों की संस्कृति कहा गया है। 2 चरणों में डिवाइड किया गया है इस संस्कृति को। पहला चरण जो था वो प्री डिफेंस चरण कहा गया है, क्योंकि इस चरण में विशेषता उत्तरी काली पोलिश किए गए मृद्भांडों की प्रचुरता और इसके काले और लाल मृद्भांडों एवं चित्री धूसर मृद्भांडों के अवशेषों में पाया जाना था। तो यद्यपि ये अवशेष कम मात्रा में मिले हैं, इस चरण में पंच मार्कंड सिक्के तथा तपाई गई ईंटों में मकान नहीं थे, जो उच्च स्तरीय विकास के सूचक हैं। इसका प्रतिनिधित्व अंतरंजी खेड़ा, शाश्वती तथा प्रहलादपुर करते हैं। इस चरण में काले एवं लाल मृद्भांडों तथा चित्रित धूसर मृद्भांडों के बीच के नमूने नहीं मिलते। उत्तरी काली पोलिश किए गए मृद्भांड न तो अच्छी कोटि के हैं और न इनकी संख्या कम है। 5 मार्कंड सिक्के तथा तपाई गई ईंटें इस चरण की पहली बार सामने आती हैं और बाद में स्लेटी मृद्भांड जो हमें देखने को मिल जाते हैं इस काल में। इस चरण का प्रतिनिधित्व हस्तिनापुर, अंतरंजी खेड़ा, शाश्वती 2 और प्रहलादपुर करते हैं। उत्तरी काली पोलिश के मृद्भांड चित्रित धूसर मृद्भांड के बीच में समानता देखी गई है। तो इन्हीं बर्तनों के कुछ अवशेषों के बारे में हम बात करेंगे और भवन के अवशेषों की बात कर लेते हैं इसी काल के। तो हस्तिनापुर, अंतरंजी खेड़ा तथा कौशाम्बी में खुदाई से यह स्पष्ट हुआ है कि इस काल के दौरान मकान बनाए जाने का कार्य बड़े पैमाने पर शुरू हुआ होगा और इसके बाद बस्तियों का विस्तार काफी बड़ा होगा। ईंटों के फर्श वाले रास्ते और गलियां मिली हैं हमें इसमें। सड़कों जो कि पहली बार लगभग 600 ईसा पूर्व में बनाई गई होंगी, इनकी मरम्मत की गई थी। लगभग 300 ईस्वी तक इनका उपयोग जारी रहा। घरों के ढांचे मिल जाते हैं। तपाई ईंटों से बने हुए खंभों के गड्ढे, दरवाजे के बाजू में बने कॉस्टों की इमारत पर लकड़ी का उपयोग करने के प्रमाण हमें मिल जाते हैं। घरों की छत में खेपरेल लगा कर ढकी जाती थी और कमरे वर्गाकार और आयताकार हुआ करते थे। ये थी भवन निर्माणों की कुछ जानकारी जो कि उस समय में हुआ करती थी। उस समय में नालियों का भी विस्तृत व्यवस्था पाई गई है। बस्तियों में मिट्टी ईंटों की दीवारों से किलाबंदी की जाती थी। किलाबंदी के चारों ओर खाइयां भी बना दी जाती थी। कौशाम्बी की दीवारों के साथ साथ जगह जगह पर चौकीदार के कमरे और कुछ दरवाजे बने हुए
मिल जाते हैं। इसमें जो कुछ और हमें जानकारी मिलती है वो है कि किलेबंदी में आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा उपाय के लिए तथा राजनीतिक तनाव पर भी प्रकाश डालते हैं। नालियों की व्यवस्था में केवल लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को जानकारी मिलती है, बल्कि इस दिशा में भी इन लोगों की प्रगति की जानकारी भी हमें मिल जाती है। यह पता चलता है कि बड़ी इमारत बनाने और किलाबंदी करने के लिए बड़ी संख्या में कामगारों की आवश्यकता रही होगी। इन लोगों से काम लेने के लिए अधिकारी और सत्ता वर्ग भी रहे होंगे। बर्तनों की अगर हम बात करें तो बर्तन उत्तरी काली पॉलिश वाले मृतभांड हुआ करते थे। इनकी विशेषता थी कि चमकदार बाहरी सतह वाले हुआ करते थे, चाक पर बनाए जाते थे और मिट्टी को अच्छी तरह गूंद कर तैयार किया जाता था, उसके बाद बनाए जाते थे। 1.5 मिलीमीटर तक पतला हुआ करता था बर्तनों का तल। इसके अलावा चमकदार काले ऊपरी भाग के अतिरिक्त उत्तरी काली पॉलिश किए मृतभांड सुनहरे, रूपहेल, सफेद, गुलाबी, इस्पाती, नीले, चॉकलेटी तथा भूरे रंग के पाए जाते हैं। कुछ क्षेत्र से रिपीट लगे बर्तनों से पता चलता है कि उत्तरी काली पॉलिश किए मृतभांड कितने मूल्यवान थे। इन मृतभांडों के साथ साथ अन्य बर्तनों की उपलब्धता से संकेत मिलता है कि उत्तरी काली पॉलिश किए मृतभांड बहुत कीमती होते थे, सभी के पास नहीं होते थे और इसकी ओर इशारा करता है कि जो समाज में असमानता थी, वर्गों के आधार पर विभाजित किया गया था, तो जो काली पॉलिश के मृतभांड हैं उन पर चित्रित नहीं होता था, चित्र नहीं बना होता था। मृतभांडों के टुकड़े भी मिले हैं, उनपे भी कोई चित्रित नहीं था। कुछ पीले और हल्के सुंदर रंग के चित्र किए जाते थे। इसके सामान्य एक रेखा चित्रों के सादी पट्टियों, लहरदार रेखा या फिर बिंदियों, संकेंद्री गोले, प्रतिच्छेदी गोले और अर्धवृत्त चाप फंदों की आकृति पाई गई है। सबसे सामान्य बर्तन की किस्म प्याले और विभिन्न प्रकार की तस्तरियां हैं। तो इसके अलावा हमें कुछ अन्य वस्तुएं मिली हैं जो कि ताम्र, लोहे, सोने, चांदी, पत्थर, कांच, हड्डियों के बने हुए औजार, गहने, हथियार और अन्य वस्तुएं हैं। इनके जरिए हमें उस काल की तकनीकी प्रगति की जानकारी मिल जाती है। बौद्ध साहित्य जो कि कई प्रकार की कला और शिल्प का उल्लेख करता है, तो वो भी उसी समय की जानकारी देता है। जातक कथाओं में हमें लकड़ी, धातु, पत्थर, बहुमूल्य और अर्धबहुमूल्य पत्थर, हाथी के दांत, कपड़े आदि की जानकारी मिल जाती है। 18 श्रेणी समूह का कामगारों की हमें देखने को मिल जाती है जातक कथाओं में, से हमें उसी काल की जानकारी मिलती है। ताम्र वस्तुओं में छेनी, चाकू, बेधक, पिन, सुइयां, सुरमे की सलाइयां, काटने का औजार, जोड़, चूड़ियां, चरखियां तथा छुरियां मिल जाती हैं। लोहे की वस्तुओं में न केवल इस संस्कृति में प्रधानता थी, बल्कि चित्रित धूसर मृतभांड युग की तुलना में काफी विविधता भी थी। कौशाम्बी से ही लगभग 800 ईसा पूर्व से लेकर 504 ईसा पूर्व के बीच का समय रहा होगा। 1115 लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। इनके अंदर खेती के उपकरण, हथियार और अन्य वस्तुएं शामिल हैं, जैसे कि कुदाल, हाशियां, शिल्पकार के औजार, कुल्हाड़ियां, बसूला, छेनी, पेचदंड और तीर के फल, बर्छे, भाले के फल, चाकू, विभिन्न प्रकार के दस्ते, कांटे, कीले, रिपेट, जोड़पट्टी, अंगूठियां तथा छोटी घंटियां हमें मिल जाती हैं। चांदी के सिक्के भी हमें इस काल में वस्तु विनिमय के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा वस्तु विनिमय के संकेत भी मिल जाते हैं। गहनों की अगर बात करें तो अर्ध मूल्य पत्थर, कांच, चिकनी मिट्टी, ताम्र, शंख, हड्डियों के मनके सभी पाए गए हैं। गोलाकार, वृत्ताकार, द्विकोणीय, बेलनाकार, गोलाकार, चौकोरीय वस्तुएं हमें मिल जाती हैं। कौशाम्बी IB लगभग 300 ईसा पूर्व से एकमात्र सोने का मनका प्राप्त हुआ है। पक्की मिट्टी, रंगी हुई चिकनाई की मिट्टी, 5 शीट पत्थर, ताम्र की चूड़ियां, ताम्र लोहे, सिंग और भूरी मिट्टी की अंगूठियां, चिकनी मिट्टी, अफ्रीकी तथा इंद्रगोप के टुकड़े भी
पाए गए हैं। इन सब से हमें जानकारी जो है मिलती है समाज के गहनों के इस्तेमाल की, विशेषज्ञ शिल्पकारों के मौजूद होने की, गहने बनाने वालों की, गहने बनाने की तकनीक की जानकारी की प्राप्त होती है। विभिन्न अर्ध बहुमूल्य पत्थरों की उपलब्धता और अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापार और विनिमय गतिविधियों की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा पक्की मिट्टी की मूर्तियों की बात करें तो मनुष्य, पशुओं की मूर्ति तथा अन्य वस्तुओं की मूर्तियां शामिल हैं। इसके अंदर मिट्टी से बनाई जाती थी, जिसके अंदर पुरुषों की मूर्तियां कुछ को छोड़कर जिनके सर पर पहनावा सामान्यतः शादी है। महिलाओं की मूर्तियां सर के पहनावे, कान के गहने, हार, कमर में लटकों से सुशोभित है। पशुओं की मूर्तियां हाथी से गढ़ी गई हैं और बनावट काफी अच्छी है। घोड़े, बैल, मेंढे, हाथियों की मूर्तियां भी प्राप्त हो जाती हैं। खिलौनों की गाड़ियां और पशुओं के सर वाले खिलौने, चक्र, गेंद और कुम्हार की मोहरें हमें प्राप्त हो जाती हैं। इससे हमें पता चलता है कि इन क्षेत्रों के निवासियों के संबंधों में काफी जानकारी मिल जाती है, जिससे हमें खिलौनों की गाड़ियों का पता चल जाता है। यहाँ तक कि लोगों के वाहन के साधन के रूप में गाड़ियों का पता भी लग जाता है। जीवन यापन अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो व्यापारिक जो उस समय में जीवन यापन था, क्षेत्रों में फसल, गेहूं, धान, जौ, बाजरा, मटर, काला चना उगाया जाता था। पशुओं के अवशेषों से हमें पता चला है कि गाय, बैल, भेड़, बकरियां, सूअर और मछलियों पर निर्भर रहा करते थे। व्यापारिक गतिविधियां हुआ करती थी। मनकों का व्यापार हुआ करता था। तक्षशिला, हस्तिनापुर, अही क्षेत्र, शाश्वती और कौशाम्बी के बीच हमें 600 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व तक के व्यापारिक संबंध होने की जानकारी मिल जाती है। बौद्ध साहित्य में व्यापार संघ तथा ऊंट, घोड़े, खच्चरों, बैलों तथा भैंसों के करवा के संबंध का उल्लेख भी मिल जाता है। 6वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच भारत, बेबीलोनिया, सीरिया और सुमेर के बीच व्यापार होता था। इसके संकेत मिल जाते हैं। जो मुख्य वस्तुएं हुआ करती थी व्यापार की, कपड़े, मसाले, संभवतः लोहा, इस्पात के बने सामान भी हुआ करते थे। तो राज्य न केवल व्यापार पर नियंत्रण रखते थे, बल्कि सोने, ताम्र, लोहे, शीशा, टीन, चांदी, हीरे, जवाहरात तथा अन्य बहुमूल्य पत्थरों का भी उपयोग पर उनका प्रभुत्व था। इसी के साथ हम अगर उत्तरी के बाद पश्चिमी, पूर्वी और मध्य भारत की ताम्र पाषाण युगीन संस्कृतियों की बात करें तो इनमें भी हमें प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व इसी तरह की कुछ ताम्र पाषाण आरंभिक खेतीहारी संस्कृति मौजूद मिलती है। ग्रामीण बस्तियां, कई तत्व सामने आते हैं, जैसे विस्तृत बर्तन, लाल पर काले रंगे हुए तिली, कामिया, पत्थर के ब्लेड और परतें हमें मिल जाती हैं, जो कि ताम्र की जानकारी देती हैं उस समय में। इसके अंदर जो खुदाई में मिली चीज जो हमें संस्कृतियां मिली हैं, वो हमें जिन कालों की जानकारी देती हैं वो है कायाथ, अहर तथा बानस, सवालादा, मालवा, प्रभास, रंगपुर, चिंदरपुर। तो ये हमें 2000 से लेके 750 ईसा पूर्व तक की जानकारी प्राप्त करवा देते हैं। इनके अंदर भी हमें कुछ उसी तरह के मिट्टियों के बर्तन और ताम्र युगीन अवशेष देखने को मिल जाते हैं। अगर विशेष तौर पर बर्तनों की बात करें तो बर्तनों में हमें गहरे भूरे रंग के चित्रित बनी मोटी और गहरी लाल धारी वाले मृत भांड मिल जाएंगे। लाल रंग के चित्रित हल्के भूरे मृत भांड मिल जाएंगे। बगैर धारी वाले घोषित गए मृत भांड भी मिल जाएंगे। हड़प्पा सोथी मृत भांड के समरूप ही हैं ये। इसके अलावा बर्तनों के अलावा अगर हम बात करें उस समय की फसलों अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था में फसलें और पशुपालन ही मुख्य हुआ करते थे। उस समय में फसलों में आ जाते हैं जो गेहूं, धान, बाजरा, जवार, मसूर, फलियां, मटर, काला चना, मूंग, इन सब की खेती। अन्य पेड़ जो हुआ करते थे फल के उपयोगी, जामुन, बहेड़ा, जंगली खजूर, आंवला और बेर, ये सब उस समय के फल हुआ करते थे। ये हमें इनामा गांव से प्राप्त प्रमाणों से पता चलता है फसलें उगाने के लिए कि गर्मी तथा सर्दी की फसलों की कटाई, कृत्रिम सिंचाई की परंपरा का भी पता चल जाता है।
जो कि 1400 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के बीच नहरों का निर्माण की ओर जानकारी देती है। इसके अलावा हमें कपास उगाने के जो संकेत हैं वो भी मिल जाते हैं। काली मिट्टी की जमीन की जुताई के संकेत मिल जाते हैं। इनामा गांव के समीप बाल्की में मिले हैं ये बैल के कंधे की हड्डियों से बने अर्ध यानी कि हल के फल का आरंभिक रूप हमें देखने को मिल जाता है। पशुओं की बात करें तो ताम्रपाषाण युग के दौरान गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, भेड़, सुअर, घोड़े ये सब पाले जाते थे और इनके हड्डियों के अवशेषों से हमें इनके बारे में पता चल जाता है। जंगली जानवरों में मृग, 4 सींग वाले हिरण, नीलगाय, 12 सींगा सांभर, चीतल और जंगली भैंस तथा गैंडे देखने को मिल जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में जल मुर्गियां, समुद्री कछुए, चूहों की हड्डियां भी मिल जाती हैं। यहाँ मछलियां कल्याण अथवा महद खाड़ी बंदरगाहों जो कि इनामी गांव के समीप है 200 किलोमीटर पश्चिम की ओर स्थित है, तो उसकी जानकारी भी हमें मिल जाती है। घरों एवं बस्तियों की बनावट करें तो एक विशेष परंपरा शुरू हो गई थी गृह निर्माण की, जिसमें मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत, आयताकार गोलाकार घर इन संस्कृतियों में सामान्य थे और घरों का आकार में विभिन्नता मिलती थी। इसके अंदर हमें सालावार संस्कृति में घर आयताकार कमरों वाले मिल जाते हैं। 3 कमरे, 2 या 3 कमरे हुआ करते थे। लामा पत्थरों के चबूतरे पर आधारित थे। चबूतरों पर मिट्टी और मिट्टी की ईंटों की दीवार बनाई जाती थी। बाहर के घरों का आकार जो था वो 7 मीटर से 5 मीटर, 5 मीटर इंटू 7 मीटर हुआ करता, 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा हुआ करता था, या फिर 3 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा हुआ करता था। 10 मीटर से अधिक लंबा नहीं हुआ करता था, लेकिन कई घर हमें बहुत बड़े भी मिले हैं जो 10 मीटर से ज़्यादा लंबे हुए करते थे। बड़े घरों में विभाजन दीवारें, चूल्हे तथा रसोई की चक्कियाँ भी हुआ करती थी। मालवा जैसी बस्तियों में हमें नावदा, तोली, प्रकाश, दायामादा वादी और इनाम गांव में मिली काफी बड़ी थी। इनाम गांव से प्रमाण मिले हैं बस्तियां बनाने का काम योजना तरीके से हुआ करता था। 20 घरों से अधिकतर पूर्व पश्चिम दिशा में नियोजित किए जाते थे। तो एक जो बस्ती थी वो भी नगर योजना के तहत बनाई जाती थी। घरों के अंदर आग जलाने के लिए गड्ढे हुआ करते थे। अनाज का भंडार करने के लिए अन्न भंडार हुआ करते थे। अनाज के टोकरों को भी रखने का काम हुआ करता था। तो इस संस्कृति में जो गृह निर्माण और नगर योजना थी वो हमने जान ली। जो कुछ अन्य वस्तुएं हैं वो उस समय की जो हमें देखने को मिल जाती हैं। ब्लेड, परतों के उद्योग, बहुमूल्य पत्थरों और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों का व्यापार, फलक, ऊठक किनारे वाले फलक, दुरंत फलक, चाकू जैसे हथियार, औजार हमें देखने को मिल जाते हैं। नवपाषाण ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति के संबंध में कुछ क्षेत्रों में प्राप्त हुई, लेकिन उनकी संख्या काफी अधिक नहीं है, बहुत कम है। बस इसके अलावा हमें तीर, चूड़ियाँ, मन के गहने आदि जैसी चीजें भी देखने को मिल जाती हैं। छेनियाँ, हथियार, औजार, खेती उपकरण हमें देखने को मिल जाते हैं। दायमाबाद भंडार की अगर हम बात करें तो दायमाबाद भंडार में हमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाती हैं उस समय की, जिसमें 4 वस्तुएं मिली हैं जो कि ठोस वस्तुएं हैं। झिल्ली है, वजन इनका 60 किलोग्राम से ऊपर है। हाथी एक सबसे भारी है। ताम्र के आधार पर इसके नीचे धुरियों के सामने के लिए 4 कोष्ठों से खड़ा किया गया है। गेंडा यह कुछ छोटा है, यह भी एक आधार पर खड़ा हुआ है। तो ये कुछ मूर्तियां हमें मिली हैं ऐसी बनी हुई। सवार सहित 2 पहियों वाला रथ, एक लंबा ध्रुव सहारे जुआ युक्त बैल से जो कि 2 ताम्र की ढीली पट्टियों से खड़ा हुआ है।
तो ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये वो हाथी है। एक भैंस मिली है जो 2 पहियों वाली घोड़ी पर मौजूद है। रीति भैंस की मिट्टी तथा ताम्र तथा कांस्य दोनों की मूर्तियों को मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त किया गया है। ये कुछ मूर्तियां हैं, कुछ इस तरीके से बनाई गई, इन्हीं का वर्णन किया गया है। ये रथ वाली स्ट्रक्चर है, ये भैंस वाली है पहियों के ऊपर। तो इन्हीं चारों का वर्णन किया गया है एक एक करके। धर्म एवं विश्वास की जानकारी के धार्मिक और रीति रिवाज के ऊपर प्रकाश डालने की जरूरत है। तो खुदाई से हमें जो देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, तो वो नारी प्रतिमा की पूजा के प्रमाण हमें मिले हैं। किस देवी देवता के हैं वो अभी तक हमें जानकारी नहीं मिली है। बस्तियों के निचले तलों में निवेशा के शीर्ष पर बड़े आकार पर नारी प्रतिमाएं मिली हैं, बगैर किसी विशिष्ट शारीरिक लक्षणों की है। और इनाम गांव में भी इस तरह की मिट्टी की प्रतिमाएं हमें मिली हैं, जिसमें स्तन के अतिरिक्त अन्य शारीरिक लक्षण नहीं हैं। इनाम गांव में एक आरंभिक जोरबे घर की खुदाई से देवी पूजा के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा अंडाकार मिट्टी का पात्र ढक्कन सहित मिला है। नारी की प्रतिमा के अलावा जो हमें धार्मिक चीजें मिली हैं, उसमें देवता यानी कि ताम्रपाषाण बस्तियों में पुरुष प्रतिमा है जो कि वो काफी कम मिली है, और महिला की प्रतिमा काफी ज्यादा मिली है। तो देवता के प्रमाण भी रहे होंगे। धार्मिक महत्व माना गया है इनको। तो बर्तनों के ऊपर चित्रकारी में भी हमें मानवीय आकृतियां देखने को मिल जाती हैं। कुछ पशुओं जैसे कि सांड, हिरन, मोर इत्यादि के चित्र भी हमें इनके ऊपर मिल जाते हैं। कर्मकांडीय उपयोगों के लिए सजाई गई चित्रित तस्तरियां हुआ करती थी। ठोस ताम्र हाथी, भैंस की प्रतिमा हुआ करती थी। तो संभवतः ये धार्मिक महत्व रखते होंगे। मृतकों को दफन करने की भी परंपरा थी, जो कि उनके रीति रिवाजों की तरफ जानकारी देती है। वयस्क तथा बच्चे दोनों ही उत्तरी दक्षिण क्रम में दफनाए जाते थे। तो सिर उत्तर की ओर होता था और दक्षिण की तरफ पैर हुआ करते थे। वयस्क अधिकतर लेटाकर दफन किए जाते थे और बच्चे कलशों में दफनाए जाते थे। कलश अभी एक और अधिकतर 2 होते थे, जिनका मुंह जोड़कर उन्हें गड्ढे में लटका दिया जाता था। वयस्क और बच्चे दोनों ही गड्ढे में दफनाए जाते थे, जो कि घर के फर्श में खोदे जाते थे, और कभी भी घर के आंगन में नहीं खोदे जाते थे। कभी भी घर के आंगन जो है उनकी खुदाई नहीं होती थी। मृतकों के घर के अहाते में दफन तथा टखने के नीचे का भाग काट देने की प्रथा होती थी। इस विश्वास की ओर संकेत करता है कि मृतक भूत नहीं बनेंगे, जो कि दृष्टि हो सकती है उस समय की। तो ये सब जानकारियां हमें उस समय की मिलती है। सामाजिक संगठन की अगर हम बात करें तो ताम्र संस्कृति में पाए गए सामाजिक संगठन हुआ करते थे। 2 प्रकार से स्थल हुआ करते थे, क्षेत्रीय केंद्र का प्रतिनिधित्व करना और दूसरा गांव की बस्तियों का। तो यह अंतर और स्थानीयकरण ताम्रपाषाण काल में किसी प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था के मौजूद होने के संकेत करता है। तो उत्तर हड़प्पा काल में भी विकास हुई थी, ये हमने जाना था पिछली वीडियोज में। ताम्रपाषाण संस्कृति हड़प्पा संस्कृति के प्रभाव से आंशिक रूप से दिखती है, हमें उसी के अनुरूप बनाई गई है। तो इन संस्कृतियों में अपने विशिष्ट क्षेत्रीय प्रभाव मौजूद है। एक दूसरे के साथ व्यापारिक संपर्क और सांस्कृतिक संबंध होने की मौजूदगी को दर्शाते हैं। धातु का इस्तेमाल करने वाले यह खेतिहर समुदाय दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में आसपास फैले शताब्दी के लगभग अदृश्य ही होने लगे थे। इसका पतन का एक संभावी कारण बढ़ती हुई खुश्की तथा मौसम की विपरीत परिस्थितियां रही होंगी।
और इन बस्तियों का निर्जन हो गया होगा। 5 अथवा 6 शताब्दी के अंतराल के बाद 5वीं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शहरीकरण के साथ फिर से बस गई होंगी। तो इस वीडियो में हमने ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के बारे में जान लिया, उत्तर पश्चिम पूर्व और मध्य भारत के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे दक्षिण भारत के आरंभिक कृषिक बस्तियों के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पर ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, आप जाकर देख सकते हैं। प्लीज़ गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसे ही और भी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ गाइस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। प्लीज़ गाइस लाइक करके ज़रूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।